नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर अर्थात हमारे मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। यह रिवीजन समय समय पर जब भी इलेक्शन होने होते हैं तो किया जाता है, या इलेक्शन कमीशन या केंद्र सरकार अगर चाहती है कि एसआईआर करना जरूरी है तो यह करती है। विभिन्न एसआईआर को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह के राजनीतिक मतभेद है, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं आज भारत सरकार की ओर से इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर फॉर्म जो आपके दरवाजे तक आपके बीएलओ के द्वारा पहुंचा दिया जा रहा है, उसे आप कैसे फिलअप करेंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि न हो, इसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं। और यह जानकारी मेरे द्वारा नहीं दी जा रही, मैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से एसआईआर के लिए बीएलओ जो हमारे महोदय हैं उनको जो ट्रेनिंग दिया गया, उस ट्रेनिंग के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मैं आपके सामने विस्तृत रूप से रखने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि अगर आप इस ट्रेनिंग वीडियो को अंत तक देखें तो आपके पास जो आया हुआ एसआईआर का फॉर्म है उसे आप सटीक तरह से फिलअप करके अपने बीएलओ के हाथ में सुपुर्द कर। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी, मैं ऐसे ही शैक्षणिक मोटिवेशन देने वाले वीडियोस बनाते रहता हूं। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया का एक अच्छा उपयोग करना चाहिए तो मैं यह करता हूं। इसलिए मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस पोस्ट को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी एसआईआर के फॉर्म फिलअप करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। दोस्तों, मैं शुरुआत कर रहा हूं एसआईआर फॉर्म फिलअप करने की जो पूरी प्रक्रिया है। एसआईआर फॉर्म कैसा होता है, एसआईआर फॉर्म अगर आपको बंगला में समझने में असुविधा हो रही है तो मैं एसआईआर फॉर्म आपको इंग्लिश में दिखा रहा हूं। आप इंग्लिश में देखें, मैं उसे हिंदी में भी डिस्क्राइब करूंगा और एक एक लाइन बतलाऊंगा कि एसआईआर फॉर्म को सटीकता के साथ कैसे फिलअप किया जाए। और ये सारी जानकारी भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह ट्यूटोरियल। जी हाँ दोस्तों, ये रहा भारत के निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से लिया गया प्रेजेंटेशन, जिसमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है हमारे इलेक्टोरल रोल में, हमारे वोटर लिस्ट में, उसमें जो हमारे बीएलओज उन्हें किस तरह से यह निर्देश दिया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी कि वो अपना काम कैसे करेंगे, फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। हमारे बीएलओ यह काम बखूबी कर रहे हैं। साथ साथ में हमारा भी कर्तव्य होता है कि हमारे समाज में जो लोग एडुकेटेड हैं वे इसकी जानकारी रखें। जब उनके घर फॉर्म आ रहा है तो अपने फॉर्म को बीएलओ के दिशा निर्देशानुसार उसको सही सही फिलअप करें और उसको फिर जिस तरह से जमा देना है वैसे इसको हम लोग फिर से जमा कर दें। इससे क्या होगा कि हमारी जानकारियां सही सही निर्वाचन आयोग के पास जाएंगी और हमारे जो बीएलओ मित्र हैं, हमारे बीएलओ जो सर हैं, उनको काफी सुविधा भी होगी कि वे अपना काम सही तरीके से एक निश्चित समय में, जो उन्हें समय दिया गया है उसमें वो पूरा कर। तो हम इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से ही चलते हैं। कुछ इसमें ऐसे भी पेज हैं जिन पेजों को हमें कोई जरूरत नहीं है, या कब स्टार्ट हुआ, कब इसको प्रिंट किया गया, इन सब चीजों की जानकारियां यहाँ दी गई हैं। इस नियम के तहत इसको किया जा रहा है, ये सारी जानकारियां यहाँ दी गई हैं। इसको हम लोग इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से देख भी सकते हैं। जो अभी वर्तमान में हमारा विषय है, हमारा विषय है कि हमारे हाथ में जो एसआईआर फॉर्म आ गया है उसको सटीक तरीके से कैसे फिलअप करें। तो आइए चलते हैं हम वहां पे इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशानुसार हम इसको कैसे फिलअप करें। अगर आपके पास फॉर्म आ गया है तो आप इसे देखें। एक असुविधा कुछ लोगों को हो रही है कि यहाँ पश्चिम बंगाल में फॉर्म जो कि यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज बंगला है, इसलिए फॉर्म को बंगला में प्रिंट किया गया है। तो जो लोग हिंदी माध्यम से अपनी दीक्षा कंप्लीट किए हैं, जो लोग अंग्रेजी माध्यम से कंप्लीट किए हैं, जिन्होंने बंगला भाषा नहीं सीखी है, उन्हें कुछ असुविधाएं हो रही हैं, तो मैं यहाँ आपको इंग्लिश में उस फॉर्म के बारे में डिटेल्स दिखलाऊंगा, उसे हिंदी में बतलाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें और एक बात याद रखें कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि इस तरह के और ट्यूटोरियल वीडियोस के साथ मैं आपको और ज्यादा नॉलेज दे सकूं, जिससे मैं ऐसे और सारे वीडियोस बनाता रहूं और आपको जानकारियां देता रहूं। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है,
पेज दर पेज मैं आगे जा रहा हूँ। मुझे जहाँ जरूरत है मैं वहां लेकर चलता हूँ। इलेक्शन कमीशन के कथनानुसार बिहार में जो SIR हुआ था, उसके बाद कुछ रिवीजन किए गए। जो फॉर्म आपको दिया जा रहा है इनुमरेशन का फॉर्म, उस फॉर्म में कुछ रिवीजन भी किए गए हैं और वहाँ जो निर्देश दिया गया है उसको हम एक एक करके देख। अब रहा कि हमारी स्क्रीन पर वह इनुमरेशन फॉर्म आ चुका है, अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस फॉर्म का जो प्रारूप आपके पास गया है बंगला में, उसका यहाँ अंग्रेजी प्रारूप। अब मैं आपको वर्तमान में SIR के लिए जो इनुमरेशन फॉर्म दिया गया है, जो आपके हाथ में है और यहाँ पश्चिम बंगाल में वह बंगला में प्रिंटेड है, उसे मैं दिखला रहा हूँ कि आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये इनुमरेशन फॉर्म। आप अपने बाईं तरफ जो फॉर्म देख रहे हैं उसको अगर हम लोग खुद ध्यान से देखें, उसके हम 4 पार्ट कर लें समझने के लिए। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट ऊपर का जो पार्ट है इसे पार्ट 1, ये बीच का भाग है ये पार्ट 2, और यहाँ जो बाईं तरफ है वो पार्ट 3 और जो दाहिने तरफ है वो पार्ट 4 के रूप में अगर हम लें। तो इसको एक एक पार्ट करके फिर हम लोग समझते हैं कि आगे क्या होगा। सबसे पहले पार्ट 1 को हम देखते हैं। पार्ट 1 में ऐसा है कि आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट 1 मैंने इसको नंबर दे दिया है। पार्ट 1 में यहाँ आपका डेटा एवं फोटो प्रिंटेड मिलेगा। आपका जो डेटा और फोटो है वो प्रिंटेड यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे आपका नाम होगा, इपिक नंबर होगा, एड्रेस होगा, ये पहले से प्रिंटेड होगा। यहाँ पे सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपका स्टेट, ये सारे कुछ प्रिंटेड होंगे। यहाँ अगर आपका वोटर कार्ड में QR कोड दिया गया है तो आपका QR कोड यहाँ पर होगा। और यहाँ पे आपके वोटर कार्ड में जो आपका फोटो है वो पुराना वाला फोटो यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, इस पार्ट को देखिए जो लाल रंग में आपको इंडिकेट किया गया कि इस पार्ट में यहाँ अपनी एक वर्तमान फोटो चिपकानी। आप वर्तमान में अपना एक तस्वीर लें, बिना चश्मे का लें तो ज्यादा अच्छा है। उस तस्वीर को लेकर यहाँ पे आपको लगानी है, इस बॉक्स के भीतर होना चाहिए। इसकी साइज अगर आप देख लें तो इसी साइज की तस्वीर हो, जो स्टैम्प साइज थोड़ी बड़ी होगी या स्टैम्प साइज की भी तस्वीर आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपका डाटा और फोटो प्रिंटेड मिलेगा, ये तो मैंने पहले आपको बताया ही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद पार्ट 2 जो मैंने बात की थी, जस्ट ऊपर वाले कॉलम के बाद पार्ट 2। यहाँ देखिए ये जो यहाँ पर आपको पार्ट 2 मिल रहा है, इस पार्ट 2 में आपके हाथ में जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, या आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके वहां से अपना इपिक नंबर देके अपना पूरा डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। ये पार्ट 2 में आपको करना क्या है कि यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ इधर दिया गया है, यहाँ उसको लिखने का जगह दिया गया है। पहले इन दोनों खंड में आप अपना डेट, बाद के 2 खंड में मंथ, और बाकी 4 खंड में आप साल लिखेंगे, 1 2 3 4 में साल। इसके बाद आधार नंबर आपको देना है, यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है। आधार नंबर ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, दे दे तो काफी अच्छा होगा। मोबाइल नंबर आपको देना है जिससे आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी, आपको SMS मिलता रहेगा। फादर या गार्जियन का नाम देना है जो आपके वर्तमान वोटर कार्ड में है। आप जब उनका नाम दे रहे हैं तो देखिए कि उनका जो इपिक है अगर आपके पास उपलब्ध है तो उनका यहाँ पे इपिक नंबर दे देना है, यानी कि वोटर आई कार्ड का नंबर यहाँ आपको देना है। ये सारी सूचना, पूरे बॉक्स की सारी सूचना आपकी है, आपकी सूचना। मदर्स नेम, पहले के जितने भी वोटर कार्ड है उसमें माँ का नाम नहीं है तो यहाँ आप अपने माता का नाम अवश्य लिखें। माता जी का अगर वोटर कार्ड आपके पास उपलब्ध है तो आप उनका इपिक नंबर यहाँ अवश्य लिख दें। स्पाउस नेम, अगर पति पत्नी का नाम देना चाहें और पत्नी पति का नाम देना चाहें तो यहाँ उनका आप नाम लिख सकते हैं, उनका ठीक उसके नीचे वोटर आई कार्ड नंबर लिख दें। ये दोनों इफ एप्लीकेबल है, अगर जरूरी है तो। जैसे अगर आप एक महिला हैं और आप अपने वोटर कार्ड में अपने पति का नाम दी हुई है तो यहाँ पर अपने पति का नाम स्पाउस की जगह पर लिखें और उनका इपिक नंबर यहाँ पर आप दे। तो हम लोगों ने बात की 2 पार्ट की, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 को 2 भागों में बांट, एक भाग है, देखिए पार्ट 3 को मैंने यहाँ पे 2 भाग कर दिए हैं, पार्ट 3 और इधर है पार्ट 4। है कि बाईं ओर पार्ट 3 है और दाहिने ओर पार्ट 4। बाएं और दाहिने ओर से आप अगर याद रखें तो आपको
काफी सुविधा होगी समझने में कि अगर आप वर्तमान 2025 के एसआईआर के पहले 2002 में जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ था, उस समय आपका डेटा अगर पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में है, आपके वोटर आई कार्ड के नंबर से अगर आप चेक कर सकते हैं, या जो बीओएल पार्ट 3 और पार्ट 2 इन दोनों का डेटा सेम होगा। कब? जब आपका नाम 2002 के एसआईआर में वोटर लिस्ट में था, पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में अगर था, तो आपके वहां का डेटा और यहाँ का डेटा दोनों सेम होगा। आप इसे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप अपने बीएलओ सर से बात करें तो उनके पास भी एक ऐप है जिससे वो आपको ये डेटा देंगे। यहाँ पे आपको एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिखना है। जब आपके हाथ में फॉर्म आता है तो यहाँ पर आपका एसी नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर यहाँ पे प्री प्रिंटेड आपको मिल रहा है। आप यहाँ से भी इस डेटा को यहाँ भर। अब बात हुई पार्ट 4 की। पार्ट 4 किसके लिए दिया गया है? जिनका नाम पश्चिम बंगाल के एसआईआर 2002 में नहीं था। हो सकता है कि वो बिहार से कोई ऐसी कन्या है जो विवाह करके पश्चिम बंगाल में आई, या पहले कहीं दूसरी जगह जॉब करते हैं, अभी पश्चिम बंगाल में आए। तो अगर आपका यहाँ पर नाम नहीं है पश्चिम बंगाल के एसआईआर में 2002 के समय, या आपने नया वोटर लिस्ट में अपना नाम एंट्री करवाया है, तो आप जब पार्ट 2 फिलअप कर रहे थे तो यहाँ पर आपने अपने फादर या गार्जियन का नाम दिया था। आपने यहाँ पे देखिए अपने अपने फादर और गार्जियन का नाम यहाँ दिया था, फादर और गार्जियन का इपिक नंबर है। तो अगर आप ऐसे हैं कि 2002 के एसआईआर में आपका नाम यहाँ नहीं था, तो आप क्या करेंगे कि आप पार्ट 4 में चले आएंगे, यानी कि दाहिने तरफ चले आएंगे, और यहाँ पे आपने जिसका नाम अपने गार्जियन के रूप में दिया था, पहले उनका नाम लिखेंगे, उनका एपिक नंबर लिखेंगे, उनके रिलेटिव का नाम, उनके एपिक में उनके रिलेटिव का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी का नाम जैसा कुछ मेंशन किया गया हो तो उसको देंगे। रिलेशनशिप उनके साथ क्या था, माताजी का नाम है उनका, ये आपका नहीं, ये उनका जिनका आप डेटा दे रहे हैं, जो आपके गार्जियन के रूप में आपके वोटर कार्ड। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एसी का नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर, विधानसभा का पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये आप फिलअप करेंगे। ये 4 नंबर जो खंड है आपका। इसको इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके घर जो आपके बीएलओ सर आ रहे हैं, उनके पास और भी कुछ फॉर्म मिलेंगे, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8। ये तीनों फॉर्म अलग अलग काम के लिए हैं। फॉर्म 6 है एक डिक्लेरेशन फॉर्म न्यू इलेक्टोर्स के लिए, जो एकदम नए हैं, नया अपना नाम ऐड करवाना चाहते हैं, उनके लिए फॉर्म 6 आप उनसे बात करके फॉर्म 6 ले सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से फॉर्म 6 को डायरेक्ट ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं, या वहां से डाउनलोड। फॉर्म 7 है टू बी फिल्ड बाय द इलेक्टर ऑफ सेम एज। अगर आप किसी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में पहले से हैं तो आप फॉर्म 7 का यूज कीजिए। और फॉर्म 8 है शिफ्टिंग। अगर आप पहले दूसरी जगह कहीं रहते थे और वहां से चेंज होकर आप इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहे हैं जहां वर्तमान में अभी आप हैं, या आपका कोई करेक्शन है आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में अगर किसी तरह करेक्शन है, तो आप फॉर्म 8 का यूज कर सकते हैं। ये हार्ड कॉपी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके eci.gov.org मार के अगर आप वहां से जाएं तो आप वहां से इस फॉर्म को फिलअप कर। इसके बाद क्या करना है, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि आपको फर्स्ट पार्ट में अपना एक फोटो चिपकाना है, सेकंड पार्ट में आपको अपना डिटेल्स देना है जो मैंने पहले भी बतलाया है, थर्ड पार्ट में आपको लास्ट एसआईआर में अगर आपका डिटेल्स है उसको देना है, अगर नहीं है तो आप अपने गार्जियन का डिटेल्स देंगे। थर्ड पार्ट में जिसे मैंने फोर्थ दिखलाया था उसमें आप अपने गार्जियन का डिटेल्स देंगे जो आपके दाहिने तरफ है। इसके बाद डिक्लेरेशन पार्ट है, मतलब सिग्नेचर एलटीआई बाय इलेक्टर्स विथ डेट और साइंड बाय एलटीआई बाय एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली विथ डेट। इसका डिक्लेरेशन देना होगा आपको। बीएलओ आपको अंडरटेकिंग देंगे, उसको सर्टिफाई करेंगे, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा। ये एसआईआर के फॉर्म है आपका, एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये अंग्रेजी में है और आपके हाथ में जो फॉर्म है वो बंगला में, लेकिन डेटा दोनों का सेम है, ऐसा कोई अंतर नहीं है। आप दोनों डेटा को देख सकते हैं। और इस फॉर्म का नाम है इनुमरेशन फॉर्म। अगर आप इसके ठीक स्क्रीन के अपने दाहिने तरफ देखें तो यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कि अगर आप
आपको ये फॉर्म फिलअप करने में कोई असुविधा हो रही है तो यहाँ से आप डिटेल्स जान सकते हैं, जो एक एक कर हम देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आप अपना नाम जो पुराने एसआईआर में है या नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन के voters.eci.government.in लिंक पे जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप इसके लिए अपने बीएलओ का हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप जो भी डेटा यहाँ जमा करते हैं और ये मिसमैच करता है, डेटा आपका करेक्ट नहीं, तो आपको नोटिस दिया जाएगा और आपको जब बुलाया जाएगा तो आप ये विभिन्न तरह के डेटा हैं, स्क्रीन पर आपके पास एक तरफ एसआईआर का इनुमरेशन फॉर्म है और दूसरी तरफ कुछ यहाँ पर डेटा दिए गए हैं कि अगर किसी कारण से आपके द्वारा दिया गया जो डेटा है वो मिसमैच कर रहा है या आपका जो डेटा है उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करें। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप भारत के नागरिक हैं तो आप निश्चिंत रहें। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप अपनी नागरिकता यहाँ पर इसके द्वारा स्टैब्लिश कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि करके कि अगर भारत के आप नागरिक हैं और आपका डेटा मिसमैच कर रहा है तो आपको एक सरकार की तरफ से नोटिस इशू की जाएगी, आपको बुलाया जाएगा। जब आप जाएंगे वहां पे तो आपको इसमें कुछ कैटेगरीज दिए गए हैं कि जैसे पहले आप एक साथ 1987 के पहले अगर आपका जन्म हुआ तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपका जन्म एक साथ 1987 से 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने फादर और मदर के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो आपका अपना डॉक्यूमेंट, पिताजी का डॉक्यूमेंट, माँ का डॉक्यूमेंट और अगर आप बाहर से आकर भारत में सिटीजनशिप लिए हैं, अगर आपके माँ और पिताजी भारत के बाहर के सिटीजन हैं, आपका जन्म भारत में हुआ है तो अपने माता पिता का पासपोर्ट, वीजा ये आपको यहाँ सबमिट करने होंगे। अगर आप भारत के बाहर जन्म लिए हैं लेकिन आपका परिवार भारत का नागरिक है तो आपको वहाँ के जो इंडियन कमीशन हैं उनको सूचना दिया गया है कि नहीं, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया गया है कि नहीं, उससे संबंधित आपको जो कागज हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जमा देने होंगे। और अगर आप किसी भी ऐसे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता लिए या भारत में कोई ऐसा भूभाग जिसे भारत में मिलाया गया है उसके कारण आप भारत के नागरिक हो गए हैं तो आप वहाँ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिससे कि आपको भारत का नागरिक बनाया गया था उसको आप सबमिट कर सकते। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे यहाँ पर उनका डिटेल्स दिया हुआ है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी तरह का कार्ड, पेंशन जिससे आप पाते हैं और सरकारी संस्थाओं में, पीएसयू में, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी तरह से आप नौकरी कर रहे थे और आपको पेंशन मिलता है, वो जो कागज है पेंशन मिलने वाला उसको आप सबमिट कर सकते हैं। 2 नंबर है कि आप के पास किसी भी तरह का 1/7/1987 के पहले भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या एलआईसी के द्वारा, बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा या किसी पीएसयू संस्था के द्वारा कोई अगर सर्टिफिकेट इशू किया गया है आपको तो उसको आप सबमिट कर सकते हैं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके एरिया में आपके जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट जो दिया गया है उसको आप सबमिट कर सकते हैं। आपके पास अगर भारत का पासपोर्ट है आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी माध्यमिक मैट्रिकुलेशन की परीक्षा देकर यहाँ से पास किए हैं उसको आप सबमिट कर सकते हैं। आप किसी सरकारी संस्था के द्वारा परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट अगर प्राप्त किए हैं आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आप जनजाति एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आपको किसी सरकारी संस्था के द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी जैसे सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में अगर नाम दर्ज है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आप का फैमिली रजिस्टर आपके लोकल बॉडीज के द्वारा अगर फैमिली रजिस्टर बनाया गया है उसमें अगर आपका नाम है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आपके किसी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जमीन या घर अलॉट किया गया है उसका अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। और वर्तमान समय में कमीशन के दिशा निर्देशानुसार लेटर नंबर 23/2025 सीआरएस वॉल्यूम 2 डेट 9/9/2025 एनेक्चर 2 ये भी आप जमा दे सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपको दूर हो जाना चाहिए कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो किसी भी तरह की आपको परेशानी होगी, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप उसको जमा करके जब आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको नोटिस इशू किया जाएगा, स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा तो आप सबमिट करके अपना
नाम फिर से एसआईआर में दर्ज करवा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा कि ऐसे ही शिक्षाप्रद वीडियोज मैं बनाता रहूं, मुझे प्रोत्साहन मिले। आप इस इंग्लिश फॉर्म का प्रारूप से आपके हाथ में बंगला में है, ये दोनों लगभग सेम सेम, और आप मैं आशा करता हूँ कि अब आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा यह पूरा ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसा लगा, यह इस वीडियो के कमेंट में आप लिख कर अवश्य बताएं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको इस तरह की जानकारी, मोटिवेशन इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिया जाए, और आपका कमेंट, आपके सुझाव मैं आमंत्रित करता हूं, जिसमें मैं अपने इन वीडियोस की क्वालिटी को और सुधारता हूं। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।